स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं, मानव जनन तंत्र। आज अपन मानव जनन तंत्र के अंदर नर जनन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछली बार भी इसमें से दो क्वेश्चन आए थे। ये पूरा टॉपिक है मानव जनन तंत्र व मानव रोग। इसके अंदर से दो क्वेश्चन आए थे। तो अपन देखते हैं नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि अपन बात करें नर जनन तंत्र या मानव जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र दोनों ही किस में पाए जाते हैं? क्षोणिज क्षेत्र या पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। और नर जनन तंत्र के अंतर्गत कुछ निम्न भाग है, उन सबको अपन को पढ़ना है। जैसे एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस, यानी मानव के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और कुछ सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं। बाह्य जननांग जैसे शीशन पाया जाता है और कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जैसे प्रोटेस्ट ग्रंथि व काउफर ग्रंथि। अब अपन बात करते हैं वृषण के बारे में। तो एक जोड़ी वृषण हैं जो नर के अंदर प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। यानी जो एक जोड़ी वृषण हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक जननांग कहलाते हैं, वृषण या टेस्टिस। अब देखिए, ये संख्या में कितने होते हैं? दो वृषण पाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अब देखिए, ये एक जोड़ी वृषण ये नर के अंदर प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। नर के प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। नर के प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। अब देखिए, अपन वृषण की बात करें तो वृषण की साइज, इसकी यदि साइज देखें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यानी जो वृषण है उसकी लेंथ कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी चौड़ाई देखें तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी आकृति अपन देखें, यानी इसका शेप है वह अंडाकार होता है। और इसका जो रंग है, कलर है, वह पिंक यानी गुलाबी रंग के होते हैं। यानी जो वृषण है वह क्या है? प्राथमिक, नर के प्राथमिक जननांग है। और इसकी साइज कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, जबकि 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है? इसकी चौड़ाई है। आकृति अपन देखें तो इसकी आकृति कैसी होती है? अंडाकार, और रंग कैसा है? गुलाबी। यदि अपन बात करें इसकी उत्पत्ति की यानी ओरिजिन की, तो मानव के जो वृषण है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मीजोडर्म के, जो भ्रूण की मीजोडर्म है उससे, भ्रूण के मीजोडर्म से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। फिर देखिए, अपन बात करें स्थिति की, यानी ये कहाँ स्थित होते हैं? तो जो वृषण है वह एक थैलेनुमा पाउच के अंदर या थैलेनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं। ये थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे वृषण कोश कहते हैं। जिसे वृषण कोश कहते हैं। अब देखिए, उदरीय गुहा की बाहरी ओर एक थैलेनुमा पाउच होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। यानी ये थैलेनुमा पाउच है जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। इस थैलेनुमा पाउच को अपन क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं इसे। वृषण कोश के अंदर वृषण स्थित होते हैं। अब देखिए, जो वृषण कोश है वह मानव के अंदर एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है।
यानी ये वृषण कोश का जो ताप है वह शरीर के ताप की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। वृषण कोश का ताप 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर की तुलना में कम होता है। यानी जो वृषण है वह क्या करता है, एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है। वृषण कोश का जो ताप है वह 2 से 2.5 डिग्री शरीर की तुलना में कम होता है। शरीर का जो तापमान है वह कितना होता है, 37 डिग्री, या इसको लिखते हैं अपन 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये शरीर का जो तापमान होता है उससे कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। यानी इसी ताप पर जो शुक्राणु है वह वृद्धि व विकास करते हैं। अब देखिए, जो वृषण हैं उनका विकास तो कहाँ होता है, उदरीय गुहा के अंदर होता है, लेकिन जो फीटस या भ्रूण है उसके 7वें माह के अंदर ये वृषण कोश के अंदर उतर जाते हैं। नॉट यानी जो वृषण है, वृषण का विकास तो कहाँ होता है, उदरीय गुहा के अंदर होता है, उदरीय गुहा में होता है। लेकिन यह भ्रूण के 7वें माह में वृषण कोश में उतर जाते हैं। वृषण कोश में उतर जाते हैं, यानी जो वृषण है, वृषण का विकास कहाँ होता है, उदरीय गुहा में होता है, लेकिन यह भ्रूण के 7वें माह के अंदर कहाँ उतर जाते हैं, वृषण कोश में उतर जाते हैं। अब देखिए, जो वृषण कोश यानी जो उदरीय गुहा के अंदर वृषण का विकास होता है और 7वें माह के अंदर ये क्या होते हैं, वृषण कोश में उतर जाते हैं। यदि किसी शिशु के अंदर यदि वृषण कोश में न उतरे तो ये एक रोग होता है, गोपक वृषणता। ये एक रोग है जिसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोर किडिज्म। ये एक रोग है जिसके अंदर क्या होता है, जो वृषण है वृषण कोश के अंदर नहीं उतरना, वृषण कोश में नहीं उतरना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म या गोपक वृषणता बोलते हैं। अब देखिए, एक क्रिया होती है वृषण नाशक। ये मानवों के अंदर तो नहीं किया जाता है, लेकिन जो बैल है, खेतों के अंदर जो काम करने वाले बैल है, उनके वृषणों को शल्य क्रिया के द्वारा उनको काट दिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषणनाशक। शल्य क्रिया द्वारा वृषण को अलग करना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषणनाशक बोलते हैं। अब देखिए, बैलों में क्यों किया जाता है, क्योंकि वृषण के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, जिसके कारण उग्रता आती है। इस उग्रता को समाप्त करने के लिए बैलों के अंदर क्या किया जाता है, वृषणनाशक यानी जो वृषण है उनको अलग या काट लिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषणनाशक बोलते हैं। अब देखिए, सभी जो स्तनधारी हैं उनके वृषण कोश में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारियों के अंदर ऐसा नहीं होता है, यानी जो अपवाद स्वरूप है उनको अपन को याद रखना है। अक्सर क्वेश्चन अपवाद में से बनता है, जैसे रेट बेट यानी चूहा, चमगादड़, ओटर यानी उदबिलाव,
इनके अंदर जो वृषण है वृषण कोश में केवल जनन काल के अंदर ही उतरते हैं। में वृषण कोश में केवल जनन काल के दौरान ही उतरते हैं। यानी जो रेटिन, चूहा, बेट और ओटर यानी उदबिलाव, इन सब के अंदर जो वृषण है वृषण कोश के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये केवल जनन काल के समय इनके अंदर जो वृषण है वृषण कोश में उतरते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जिनके अंदर वृषण है वृषण कोश में जीवन भर पाए ही नहीं जाते हैं, केवल वो उदरीय गुहा में पाए जाते हैं, जैसे हाथी और व्हेल, प्लेटिपस, एकिडीना। ये ऐसे स्तनधारी हैं जिनके वृषण उदरीय गुहा में पाए जाते हैं। ये एक अपवाद है कि इन स्तनधारियों के अंदर जो वृषण है वो उदरीय गुहा में पाए जाते हैं, फिर भी ये जनन के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर का टेम्परेचर है वह अपन यानी जो अन्य स्तनधारी है उनकी तुलना में कम होता है। ये तो हो गया यानी जो स्तनधारी है जिनके जो वृषण है वो कहाँ पाए जाते हैं, उदरीय गुहा में पाए जाते हैं, जबकि नॉर्मली क्या होता है जो वृषण है वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो इस अपवाद को अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करते हैं जो वृषण की संरचना है उसके बारे में। देखिए वृषण ये 250 पालियों के अंदर यानी 250 पालियों के अंदर विभक्त होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषण पाली बोलते हैं। प्रत्येक वृषण 250 पालियों या वैश्वों या कक्षों में विभक्त होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषणपाली बोलते हैं। अब देखिए ये जो पालियां बनी हुई है इन्हें अपन क्या बोलते हैं, वृषणपाली, वृषणपालिका। यानी ये एक जो वृषण है उसके अंदर ये कितनी पाई जाती हैं, 250 पालियां पाई जाती हैं। यानी जो प्रत्येक वृषण है उसके अंदर 250 पालियां या कक्ष पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक वृषण के अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये एक वृषण है, वृषण के बाहरी और एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस परत का नाम आप याद रखिएगा। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत के कारण ही ये क्या है, जो वृषण है वह 250 पालियों के अंदर विभक्त होता है, और प्रत्येक पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में 2 से 3 नलिकाएं, 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं, 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में 2 से 3 क्या होता है, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। और ये शुक्रजनन नलिकाएं क्या है, जो वृषण है उसकी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती हैं। शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की क्रियात्मक व संरचनात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार
जो शरीर है उसकी कोशिका यानी उसकी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कोशिका होती हैं, उसी प्रकार जो वृषण है, वृषण की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? शुक्र जनन नलिका को वृषण की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई माना जाता है। अब देखिए ये क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई यानी शुक्र जनन नलिकाएं ये एक जाल का निर्माण करती हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस या वृषण जालक बोलते हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं फिर एक जाल का निर्माण करती हैं। ये नलिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं। एक जाल का निर्माण करती हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। सबसे पहले देखिए ये एक वृषण का क्या है? अनुप्रस्थ काट है जिसके अंदर जो बाहर की परत है उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये परत प्रत्येक वृषण को 250 कोषों के अंदर विभक्त कर देती है और इन कोषों के अंदर यानी वृषण पालिका के अंदर 2 से 3 क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं आगे जाकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसे अपन बोलते हैं रेटिटेस्टिस या वृषण जालक कहते हैं। ये नलिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं जिसे रेटिटेस्टिस यानी वृषण जालक का निर्माण करती हैं। फिर देखिए वृषण जालक में से 15 से 20 कुछ नलिकाएं निकलती हैं, कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं वासा इन्फेरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं। फिर अपन बात करते हैं रेटिटेस्टिस या वृषण जालक से। वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? वासा इन्फेरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं, जिसे अपन वासा इन्फेरेंसिया कहते हैं। अब ये वासा इन्फेरेंसिया यूनिट होकर जो अधिवृषण का एक भाग है कैपुट भाग के अंदर खुलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अधिवृषण की। एक बार अपन पुनः देख लेते हैं वृषण के अंदर क्या है? प्रत्येक वृषण कितनी पालियों के अंदर विभक्त होता है? प्रत्येक वृषण 250 पालियों के अंदर या कक्षों के अंदर विभक्त होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? वृषण पालिका बोलते हैं। अब देखिए वृषण पालिका के अंदर 2 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इस प्रकार जो प्रत्येक वृषण है उसके अंदर कितनी नलिकाएं हो जाएगी? 750। 250 × 3 यानी 750 नलिकाएं होती हैं। इस कारण अपन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिकाओं को वृषण की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ये नलिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं, यानी ये शुक्र जनन नलिकाएं एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं जिसे अपन रेटिटेस्टिस या वृषण जालक कहते हैं। अब ये वृषण जालक शामिल होकर 15 से 20 नलिकाओं के अंदर विभक्त हो जाता है जिसे अपन वासा इन्फेरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। फिर ये शुक्रवाहिकाएं एक अधिवृषण नामक नलिका है जिसके अंदर ये खुल जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं अधिवृषण की। अधिवृषण एपिडिडिमस यानी अधिवृषण। देखिए अधिवृषण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग कैपुट, कॉर्पस और कोडा, ये 3 भागों के अंदर ये विभक्त होती हैं और ये अधिवृषण 6 मीटर अति कुंडलित नलिका होती हैं। ये अधिवृषण यह 6 मीटर लंबी अति कुंडलित नलिका होती हैं जो
वृषण के भीतरी सतह पर, जो वृषण के भीतरी सतह पर पाई जाती हैं। अब देखिए अधिवृषण, ये 6 मीटर लंबी नलिका है जो कि क्या है, वृषण के भीतरी सतह पर और अति कुंडलित नलिका होती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कैपुट, नंबर 2 कॉर्पस और नंबर 3 जो भाग है वो कोडा। ये 3 भागों के अंदर ये विभक्त होती हैं। जो कैपुट भाग है वो तो किससे जुड़ा होता है, वासा इन्फेरेंसिया से, और जो कोडा भाग है वह शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस से ये कनेक्ट होता है। इसका अंतिम भाग, इसका अंतिम भाग किससे जुड़ा होता है, वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस से जुड़ा होता है। ये हो गया अधिवृषण या एपिडिडिमस। अब देखो एपिडिडिमस का एक कार्य है, क्या है इसका कार्य, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका कार्य होता है जो शुक्राणु है उसका अस्थायी संगठन या इसका संग्रहण करती हैं। शुक्राणु का अस्थायी संग्रहण करती हैं। यानी निम्न में से किस नलिका के अंदर शुक्राणु का संग्रहण होता है, तो आप ध्यान रखिएगा अधिवृषण या एपिडिडिमस के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का अस्थायी संग्रहण होता है। और जो शुक्राणु है इसके अंदर 30 दिन तक संग्रहित रहते हैं, फिर 30 दिन के बाद इनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं शुक्रवाहिनी की। अब देखिए अपन एक नया डायग्राम बनाते हैं। एक बार इसे पुनः देख लेते हैं। जो डायग्राम अपन ने बना रखा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये एक परत है, ये अंदर की तरफ धंसकर जो वृषण है प्रत्येक वृषण को 250 पालियों के अंदर विभक्त कर देता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषण पाली बोलते हैं। वृषण पालियों के अंदर 2 से 3 क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं जाकर किसमें खुलती है, रेटे टेस्टिज यानी एक जाल लाइक संरचना के अंदर ओपन होती है। फिर ये जाल लाइक संरचना 15 से 20 नलिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वासा इन्फेरेंसिया या शुक्रवाहिका बोलते हैं। अब देखो शुक्रवाहिकाएं ये जो अधिवृषण के कैपुट भाग में खुलती हैं। अधिवृषण का जो प्रथम भाग है सबसे पहले वाला, उसे अपन क्या बोलते हैं, कैपुट। मध्य भाग को अपन कॉर्पस, मध्य भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्पस, और अंतिम भाग को अपन बोलते हैं कोडा। कोडा भाग ये जुड़ा हुआ होता है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक से। इसे अपन शुक्र वाहक भी बोलते हैं या वास डिफरेंस भी कहते हैं। अब देखिए अपन एक नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मूत्राशय, और ये हो जाएगा मूत्र मार्ग का अंतिम सिरा फुला हुआ होता है, यानी सीसन का अंतिम सिरा फुला हुआ होता है, जिसे अपन ग्लांस पेनिस बोलते हैं। अब देखिए यह होगा टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस से एक नलिका निकलती है, 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका निकलकर मूत्राशय के चारों तरफ लूप बनाकर ये स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। अपन अभी बात करेंगे स्खलन वाहिनी। अब देखिए टेस्टिस के अंदर से एक 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका निकलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। ये जाकर के शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर क्या बनाती है, स्खलन नलिका का निर्माण करती है।
ये शुक्राशय, यानी इसे अपन क्या बोलते हैं, शुक्राशय। शुक्राशय। अब देखिए जो मूत्र मार्ग है उसके अधर तल पर यहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और यहाँ एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती हैं उसे अपन बोलते हैं काउपर ग्रंथि या कंद मूत्र पथ ग्रंथि भी इसे कहते हैं। इस भाग को यानी जो मूत्र मार्ग का जो अंतिम सिरा खुला हुआ होता है जिसे अपन बोलते हैं मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। शुक्र वाहिनी या शुक्रवाहक, या इसे अपन बोलते हैं वास डिफरेंस, और ये क्या है, वृषण है, और ये हो जाएगी वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर क्या उपस्थित है, वृषण उपस्थित है। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और एक जोड़ी क्या हो जाएगी, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं शुक्र वाहिनी की। अब देखिए शुक्रवाहिनी क्या है, ये शुक्राणु को लेकर वक्षण नाल से उदरी गुहा में चली जाती हैं, फिर ये मूत्राशय के चारों तरफ लूप बनाकर फिर यह शुक्र वाहिनी की या शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर क्या बनाती है, स्खलन नलिका बनाती है। ये यहाँ तक तो क्या है, शुक्रवाहिनी है, और ये भाग है इसका क्या है, शुक्राशय वाहिनी का, यानी जो शुक्राशय से शुक्र द्रव्य जो आता है वह शुक्र वाहिनी की या शुक्राशय वाहिनी की मदद से आता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, शुक्राशय वाहिनी, और ये हो जाएगी शुक्रवाहिनी। ये दोनों मिलकर एक नई नलिका का निर्माण करते हैं जिसे अपन बोलते हैं स्खलन वाहिनी। ये हो जाएगी स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी। देखिए शुक्रवाहिनी, इसकी लंबाई कितनी है, 45 यानी 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह वक्षण नाल से उदरीय गुहा में प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए यानी इससे जो ऊपर वाला भाग है ये उदरीय गुहा कहलाता है, यानी ये वक्षण नाल की सहायता से कहाँ चली जाती है, उदरी गुहा में चली जाती हैं, और मूत्राशय के चारों ओर लूप बनाकर, मूत्राशय के चारों ओर क्या करेगी, ये लूप बनाकर फिर किससे मिलकर ये स्खलन नलिका का निर्माण करती है, शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर लूप बनाकर शुक्राशय वाहिनी के साथ लूप बनाकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं। फिर ये स्खलन वाहिनी किसका निर्माण करेगी, मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं। फिर यह मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती हैं। अब देखिए टेस्टिस से क्या निकल रही है, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, ये निकल कर क्या करेगी, वक्षण नाल। अब देखिए वक्षण नाल क्या है, यानी जो वृषण गुहा है वह एक
नाल की सहायता से या एक नली की सहायता से उदरी गुहा से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वक्षण नाल बोलते हैं। वक्षण नाल यानी जो वक्षण गुहा है वह एक नली की सहायता से किससे जुड़ी होती है, उदरी गुहा से जुड़ी होती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वक्षण नाल। अब देखिए वक्षण नाल के अंदर क्या क्या उपस्थित है। एक तो जो वृषण धमनी है, वृषण शिरा है, वृषण तंत्रिकाएं हैं, ये सब एक रज्जु के रूप में वृषण नाल के अंदर से आती हैं और या फिर जाती हैं, और इसी से ही क्या जाएगी, जो शुक्र वाहिनी है वही जो वक्षण नाल की सहायता से उदर गुहा के अंदर प्रवेश करेगी। फिर अपन बात करते हैं मूत्र मार्ग की। शुक्रवाहिनी क्या है, ये 45 सेंटीमीटर लंबी क्या है, एक नली लंबी नली है जो वक्षण नाल की सहायता से किसमें प्रवेश कर रही है, उदरी गुहा के अंदर प्रवेश कर रही है। और ये मूत्राशय के चारों ओर, जो मूत्राशय है उसके चारों ओर ये लूप बनाकर क्या करती हैं, शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती हैं। शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर ये स्खलन नलिका का निर्माण करती हैं। फिर ये मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं। अब देखिए मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग का निर्माण किस प्रकार होता है। अब देखो मूत्राशय से एक मूत्राशय वाहिनी आती है और शुक्रवाहिनी, ये दोनों मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं। मूत्राशय वाहिनी व स्खलन नलिका मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं। मूत्र मार्ग का क्या करती है, निर्माण करती हैं। और ये शीशन के अंतिम सिरे पर ये खुलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। यह शीशन के सिरे पर खुलती हैं, जिसे मूत्र जनन छिद्र या अपन इसे क्या बोलते हैं, मूत्राशय मुख, इसे मूत्राशय मुख भी कहते हैं। यानी ये हो गया मूत्राशय मार्ग। अब देखिए मूत्राशय मार्ग की लंबाई कितनी होती है, 20 से 24 सेंटीमीटर ये लंबा मार्ग होता है, जिसका कार्य है एक तो मूत्र का उत्सर्जन करना, यानी जो मूत्र मार्ग है उसका कार्य आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या करेगा, यह मूत्र का उत्सर्जन व वीर्य का स्खलन, यानी ये जो मूत्र मार्ग है उसका दो कार्य होते हैं, एक तो मूत्र का उत्सर्जन करेगा और ये वीर्य का स्खलन करेगा। अब देखें अपन, इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो बाह्य जननांग है शीशन, उसके बारे में फिर अपन पढ़ेंगे। जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में, शीशन या पेनिस, ये जो नर है, नर का बाह्य जननांग या बाह्य इंद्रियां हैं। ये जो शीशन है वह क्या है, पुरुष का बाह्य जननांग है। ये नर का मैथुनी अंग है, यानी जो शीशन है वह क्या है, नर का मैथुनी अंग है। अब देखिए ये शीशन का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो देखिए शीशन का जो निर्माण है
वह एक तो रक्त कोटरों व मांसपेशियों के द्वारा होता है। इसका निर्माण रक्त कोटरों व मांसपेशियों से हुआ है। और ध्यान रखिएगा जो शिशन है वह शिशन यानी यह एक तो स्पंजी उत्तेजनशील वह सवनीय होता है। वह क्या होता है? सवनीय होता है। लैंगिक उत्तेजना के समय जो रक्त कोटर होते हैं वह रक्त से भर जाते हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय जो लैंगिक उत्तेजना होती है उस समय यह रक्त से भर जाता है। यानी जो रक्त कोटर होते हैं वह रक्त से भर जाते हों किस समय? लैंगिक उत्तेजना के समय। अब देखिए इनके अंदर 3 अनुदैर्ध्य डोरियां या रज्जु पाए जाते हैं। इनमें 3 अनुदैर्ध्य रज्जु पाए जाते हैं। यानी जो शिशन है, शिशन के अंदर 3 अनुदैर्ध्य रज्जु पाए जाते हैं। और ध्यान रखिए जो शिशन है उसका आखिरी सिरा फुला हुआ होता है। शिशन यानी शिशन हो गया, शिशन का आखिरी समय यानी आखिरी जो सिरा है वो फुला हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कहते हैं। शिशन का सिरा फुला हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं, या इसे अपन क्या बोलते हैं? शिशन मुंड। शिशन मुंड कहते हैं। अब देखिए शिशन मुंड के ऊपर एक चमड़ी का लूज आवरण पाया जाता है। शिशन मुंड पर त्वचा का लूज आवरण पाया जाता है। यानी शिशन का जो ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड है उसके ऊपर एक चमड़ी का ढीला आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फोरस्किन। फोरस्किन ये शब्द आप याद रखिएगा, फोरस्किन या अग्रछद अपन उसे कहते हैं। ये हो गया बाह्य जननांग, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शिशन। ये एक क्या है? नर का क्या है? मैथुनी अंग है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है एक तो मूत्र का विसर्जन करना और जो वीर्य है वीर्य का स्खलन करना। इसका निर्माण किससे हुआ? रक्त कोटरों से व मांसपेशियों से हुआ है। ये एक स्पंजी उत्तेजनशील व श्रवणीय अंग है या संरचना है। और ये लैंगिक उत्तेजना के समय जो रक्त कोटर है वह रक्त से भर जाते हैं और इसमें 3 अनुदैर्ध्य रज्जु भी पाए जाते हैं। और इसका जो आखिरी सिरा है वह फुला हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड बोलते हैं। और शिशन मुंड पर एक त्वचा का लूज आवरण पाया जाता है, जिसे अपन फोरस्किन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के बारे में। कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे ग्रंथियां नंबर 1 सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। शुक्राशय ग्रंथियां, इनके द्वारा एक क्षारीय तरल का स्त्रावण किया जाता है। यह क्षारीय तरल का स्त्रावण
करके वीर्य का अधिकांश भाग, वीर्य का अधिकांश भाग यानी 60 से 70%, 60 से 70% क्या करता है, वीर्य का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। वीर्य का अधिकांश भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए जो शुक्र द्रव है उसके अंदर जो शुक्र द्रव है, शुक्र द्रव में एक तो फल शर्करा यानी फ्रुक्टोज इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि शुक्राणु को एटीपी के रूप में क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं। और इसके अंदर एंजाइम और कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। यानी जो शुक्राशय का जो शुक्र द्रव है वो उसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। अब देखिए जो फ्रुक्टोज है ये आप ध्यान रखिएगा, जो शुक्राशय द्रव से निकलता है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, फ्रुक्टोज उपस्थित होता है। ये फ्रुक्टोज क्या करता है, शुक्राणु को क्या देता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। यानी फ्रुक्टोज शुक्राणुओं को क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। और इसका जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये वीर्य का 60 से 70% भाग का निर्माण करता है। उसके बाद अपन देखते हैं, और शुक्राशय जो होता है वह एक जोड़ी यानी संख्या में 2 होते हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि की, जो कि संख्या में 1 पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की, प्रोस्टेट ग्रंथि की। तो देखिए ये संख्या में कितनी है, यह संख्या में केवल 1 पाई जाती है, जबकि अन्य ग्रंथियां क्या है, संख्या में 2 यानी 1 जोड़ी पाई जाती है। ये संख्या में 1 पाई जाती है। और यह वीर्य का 25 से 30% भाग का निर्माण करती हैं। और इसका जो स्त्राव होता है वह भी क्षारीय होता है। और यह जो मादा की योनि है उसकी अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की रक्षा करता है। इसका स्त्राव मादा योनि की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणु की रक्षा करता है। फिर अपन बात करते हैं तीसरी ग्रंथि यानी प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये संख्या में 1 होती हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं काउफर ग्रंथि की। अब देखिए इसका जो स्त्राव है यह वीर्य का 10 से 15% भाग का निर्माण करती है, प्रतिशत भाग का निर्माण करती है। और जो काउफर ग्रंथि का जो स्त्राव है वह मादा योनि को चिकना बनाकर यानी चिकना बनाने का कार्य करता है या लुब्रिकेशन का कार्य करता है। यानी जो काउफर ग्रंथि है उसका स्त्राव क्या करेगा, काउफर ग्रंथि का स्त्राव, काउफर ग्रंथि का जो स्त्राव है काउफर ग्रंथि का स्त्राव मैथुन क्रिया को
सरल बनाने के लिए शीशन व योनि को चिकना बनाता है या लुब्रिकेशन का कार्य करता है। ये हो गई काफर ग्रंथि, यानी इन ग्रंथियों का स्त्राव क्या करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। अब देखिए अपन बात करते हैं वीर्य। वीर्य क्या है, वीर्य। अब देखिए वीर्य के अंदर एक तो होता है शुक्राणु और उसके साथ कुछ शुक्र द्रव या सीमिनल तरल। सीमिनल तरल या द्रव या प्लाज्मा, जो ग्रंथियों के द्वारा जिस तरल या जिस स्त्रावण का यानी जिन स्त्रावण का उपयोग किया जाता है वीर्य का निर्माण करने में किया जाता है। एक तो इसके अंदर क्या है, शुक्राणु, और दूसरा सेमिनल तरल। अब देखिए शुक्राणु का निर्माण किससे हुआ है, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनसे हुआ है। जो शुक्र जनन नलिकाओं को अपन देखें तो यानी एक शुक्र जनन नलिका के काट को अपन देखें तो इनके चारों ओर एक ट्यूनिकल प्रोपरिया नामक एक परत पाई जाती है और इस परत के नीचे जनन उपकला पाई जाती हैं। जनन उपकला पाई जाती है। ये किसका अनुप्रस्थ काट है, यानी एक शुक्र जनन नलिका का अनुप्रस्थ काट है। शुक्र जनन नलिका का एक अनुप्रस्थ काट को अपन देखें तो इसके अंदर एक जो शुक्र जनन नलिका है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ट्यूनिकल प्रोपरिया की एक परत पाई जाती है, नामक एक परत पाई जाती है और उसके नीचे जनन उपकला पाई जाती है। इस जनन उपकला के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है नर जर्म सेल या जिसे अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, नर जर्म सेल या कोशिका जिसे अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब देखियो इसके अंदर यानी जो नर जर्म सेल है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का या शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी जो नर जर्म सेल है इसके द्वारा क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। और जो सर्टोली कोशिका है, सर्टोली सेल, ये क्या करेगी, इन शुक्राणु को आलंबन व पोषण देने का कार्य करती हैं। जो सर्टोली कोशिका है उनका कार्य है शुक्राणु को आलंबन व पोषण प्रदान करना। शुक्राणु को आलंबन व पोषण प्रदान करना और इनके द्वारा यानी सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा दो हार्मोन का निर्माण होता है। एक तो इनहिबिन और दूसरा जो हार्मोन है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन दो हार्मोनों का निर्माण होता है। फिर देखिए ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं इनके बीच के अंदर कुछ अवकाश पाया जाता है जिसे अपन अंतराली अवकाश बोलते हैं। अंतराली अवकाश यानी जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनके मध्य कुछ अवकाश पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश। इन अंतराली अवकाश के अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नर हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। यही पिछली बार लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन था, नर हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतराली कोशिका के द्वारा या लीडिंग कोशिका के द्वारा। एक लीडिंग नामक वैज्ञानिक था जिसने लीडिंग सेल्स की खोज की थी, उसी के नाम पर इन्हें लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं वीर्य। वीर्य के अंदर क्या है, एक तो शुक्राणु है
और सीमिनल द्रव या प्लाज्मा उपस्थित होता है। अब देखिए जो वीर्य का आयतन है, एक बार स्खलन से कितना वीर्य उत्सर्जित होता है, तो ध्यान रखिएगा वीर्य का आयतन ये 1.5 ml से 2.5 ml प्रति यानी एक बार स्खलन से ये 1.5 ml से 2.5 ml यानी 2.5 ml वीर्य का स्खलन होता है। अब देखिए इसके अंदर जो शुक्राणु काउंट है, शुक्राणु की संख्या वो होती है आपके 20 से 30 करोड़। यानी एक बार जो स्खलन होता है उसके अंदर शुक्राणु की संख्या कितनी है, 20 से 30 करोड़ है। इसके अंदर 20 से 30 करोड़ में 60% तो सामान्य, जबकि 40% जो शुक्राणु होते हैं वह गतिशील व तीव्र गतिशील व क्रियाशील होते हैं। यानी जो शुक्राणु हैं एक बार स्खलन से कितने शुक्राणु स्खलित होते हैं, 20 से 30 करोड़, और उन 20 से 30 करोड़ में से 60% तो सामान्य, जबकि 40% तीव्र गतिशील व क्रियाशील होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो शुक्राणु है उनका काउंट या उनकी संख्या 2 करोड़ से कम हो तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे मानव या ऐसा व्यक्ति पिता नहीं बन सकता, यानी वह जनन सक्षम नहीं होगा उनके अंदर। फिर देखिए जो वीर्य है, वीर्य की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.2 से 7.4, यानी जो वीर्य होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर अपन बात करें शुक्राणु पत्र की, फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है शुक्राणु पत्र, यानी स्पर्म पाथ ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु का पत्र। सबसे पहले देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ है। शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर। फिर ये कहाँ आ जाती हैं, वासा इन्फेरेंसिया में, यानी यानी जो शुक्राणु का पाथ है वह सबसे पहले तो इनका निर्माण कहाँ हुआ है, शुक्रजनन नलिकाओं में। फिर ये कहाँ आ जाते हैं, रेटे टेस्टिस, यानी वृषण जालक के अंदर। फिर वासा इन्फेरेंसिया, यानी शुक्र वाहिकाओं के अंदर। फिर शुक्र वाहिकाओं से ये कहाँ आ जाते हैं, अधिवृषण में, एपिडिडीमस, यानी अधिवृषण में। अधिवृषण से ये वास डिफरेंस, यानी शुक्र वाहिनी में। शुक्र वाहिनी से ये कहाँ चले जाते हैं, स्खलन वाहिनी में। शुक्र वाहिनी से स्खलन वाहिनी में, स्खलन वाहिनी से मूत्र मार्ग, यानी ये क्या हो जाएगा, शुक्र यानी जो शुक्राणु है उनका पत्र। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ है, शुक्रजनन नलिकाओं से रेटे टेस्टिस, यानी वृषण जालक में। वृषण जालक से वासा इन्फेरेंसिया के अंदर, फिर ये अधिवृषण के अंदर वास डिफरेंस से, फिर स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग के द्वारा होकर ये बाहर आ जाते हैं। यानी ये तो हो गया अपना जो नर जनन तंत्र है उसकी पूरी जानकारी। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।